सर वॉइस नहीं आ रही है। अब आ रही है। यस यस सर। सर। सॉरी हाँ, वो थोड़ा यस सर। कनेक्शन वो हो गया था एंड मैंने चैट भी नहीं देखा। ठीक है, तो अभी क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अब कुछ भी प्रॉब्लम है तो यस। बीच में बोल देना, ठीक है। तो हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था, हम यहाँ तक आ गए थे कि मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे क्या होगा, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो नीचे की तरफ लग रहा होता है एंड जो ड्रैग फोर्स और बायन फोर्स होता है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो एक ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन आएगी जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपका ड्रैग फोर्स और बायन फोर्स इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या होता है, जब नीचे आ रही होती है रेन ड्रॉप तो कहीं पर एक हाइट पर जो है थोड़ा नीचे आने के बाद ये वाली कंडीशन आ जाती है। तो ये जब कंडीशन आती है यानी कि ऊपर जितना फोर्स लग रहा है रेन ड्रॉप के ऊपर और नीचे की तरफ जितना रेन ड्रॉप के ऊपर फोर्स लग रहा है वो आपस में जब बराबर हो जाते हैं, यानी कि एफ जी इज इक्वल टू एफ डी प्लस एफ बी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स प्लस बायन फोर्स, जब ये कंडीशन हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये जो रेन ड्रॉप है इस पे नेट फोर्स लगना बंद हो गया है, यानी कि नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो गई है, ठीक है। और उसके बाद नेट फोर्स का 0 होने का मतलब ये है कि मास इंटू एक्सेलरेशन जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये अगर 0 हो गया तो मैं मास को जो हूँ 0 में भेज सकता हूँ राइट हैंड साइड में, तो इसका मतलब है ए नेट की वैल्यू जो है 0 हो गई है। अब ए नेट का 0 होने का मतलब है एक्सेलरेशन का हमें रिलेशन एक पता है क्या होता है, डीवी बाई डी टी होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर ए नेट की वैल्यू 0 है इसका मतलब है कि डीवी बाई डी टी जो है ये भी आपका 0 के बराबर हो जाएगा। और इससे हमें ये पता चलता है कि v कांस्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी क्वांटिटी को एंड मान लो हम किसी भी कांस्टेंट का यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और वो क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। जब भी हम किसी कांस्टेंट c, इसको c लिख देता हूं मैं ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप क्या कर रहे हो, किसी भी चीज का किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कर रहे हो एंड वो डिफरेंशिएशन 0 के बराबर आता है, तो 100% वो जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, एक कांस्टेंट होगी, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो अगर dv बाई डी टी 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है, v जो है वो कांस्टेंट हो गया, यानी कि वेलोसिटी जो है अब हमारी कांस्टेंट हो चुकी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जब कंडीशन आ जाएगी, जब दोनों ऊपर और नीचे लगने वाले फोर्सेस बराबर हो जाएंगे, एफ नेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो जाएगी। यानी कि जब ऊपर बादलों से बारिश की बूंदें गिर रही होती हैं तो कुछ टाइम बाद एक ऐसी कंडीशन आती है कि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाता है, जिसकी वजह से उन बारिश की बूंदों की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है। यानी कि जितनी वेलोसिटी उन्होंने उस हाइट पर आकर पकड़ ली होगी उतनी वेलोसिटी से अब वो नीचे आएंगे। और मान लो अगर ऐसा नेचर में नहीं होता तो बारिश की बूंदें इतनी जोर से गिरती कि लोग जो है मतलब उसको फेस भी नहीं कर पाते, ऐसा कुछ होता, ठीक है। बिकॉज आप सोच सकते हो कि लाइक बादल कितने ऊपर है अर्थ से, और इतने डिस्टेंस से ट्रेवल करके अगर बारिश की बूंदें नीचे की तरफ आ रही होंगी तो वो सोच सकते हो कि वेलोसिटी कितनी गेन कर लेंगी, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, एक सेकेंड रुकना हाँ।
वॉइस आ रही है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जहां पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, एंड वहां से क्या होती है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। अगर नेचर में ऐसी चीज अगर नहीं होती सपोज, तो क्या होता कि बारिश की बूंदें इतनी तेजी से गिर रही होती अर्थ के ऊपर कि हम लोग उसको फेस भी नहीं कर पाते। ठीक है, बिकॉज जब आप यहाँ पर मान लो कि फाइनल वेलोसिटी अगर निकालते हो न्यूटन इक्वेशन को यूज करके, तो वो वेलोसिटी जो है बहुत ज्यादा आएगी अगर ये दोनों फोर्सेस काम नहीं कर रहे होंगे। अगर ये दोनों फोर्सेस काम करते हैं तभी उसकी वेलोसिटी जो है बीच में आके, पहले तो क्या हो रहा है, तो होता है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो एक पर्टिकुलर टाइम तक जब तक इंक्रीज हो रही होती है, कब तक इंक्रीज होती है, जब तक एफ ड्रैग प्लस एफ बायंड की वैल्यू जो है वो आपकी ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर नहीं हो जाती, तो तब तक तो वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो इसको लाइक ऐसे समझ लो, यहां पर मैं बना दे रहा हूं। तो ये मान लो लाइक यहाँ पर ये कोई क्लाउड है, एंड इस क्लाउड से ये मान लो रेन ड्रॉप निकलना स्टार्ट हुई, एंड यहाँ पे मान लो अर्थ है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये रेन ड्रॉप निकलना स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे क्या होगा, मान लो इस लेवल तक आते आते यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। मतलब क्या है कि इस पर ऊपर की तरफ जो है दो फोर्सेस भी काम कर रहे हैं। कौन कौन से? एक तो एफ ड्रैग काम कर रहा है और एक आपका एफ बायंड काम कर रहा है। लेकिन ये फोर्सेस आपके कम है, मतलब ये जो दोनों फोर्सेस है इन दोनों का जो सम है, ड्रैग फोर्स और बायंड फोर्स का सम जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कम है, जो कि अभी नीचे की तरफ लिख रहा है। लेकिन फिर क्या होगा, एक पर्टिकुलर कंडीशन मान लो इस लेवल पे आ गई यहाँ पर। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल पे ये वाली कंडीशन आ जाती है कि ड्रैग फोर्स प्लस बायंड फोर्स की वैल्यू जो है वो आपका ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ नेट की वैल्यू जीरो, यानी कि ए नेट की वैल्यू जीरो। और यहां से क्या होगा, यहां से जब रेन ड्रॉप नीचे की तरफ आएगी तो इसकी वी मान लो वेलोसिटी यहां तक जो इसने गेन करी थी। ठीक है, जैसे मान लो वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर हम ये लगाते हैं, वी इक्वल टू यू प्लस जी टी, और यू मान लो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है, तो वी इज इक्वल टू जी टी हो गया। यानी कि मान लो टाइम के हिसाब से हम कर लेते हैं, तो टाइम जो भी होगा सेकंड्स में, उसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर है? तो उसके बाद मान लो यहाँ कोई पर्टिकुलर कंडीशन यहाँ पर आ गई कि इतना टाइम के बाद जो है क्या हो गया, ड्रैग फोर्स और बायंड फोर्स की वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो गई। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जितनी भी वेलोसिटी होगी, मान लो इस पर्टिकुलर लेवल पे जो वेलोसिटी है इसकी सपोज हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये 50 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो इसके बाद जितना भी ये रास्ता है यहाँ से लेके यहाँ तक अर्थ का जितनी भी ये डिस्टेंस रह गई है, वो डिस्टेंस ये 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ही कवर करेगी। इसके बाद वेलोसिटी में कोई भी इंक्रीमेंट यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो बस इतनी चीज आपको यहाँ पर समझनी थी। अब इससे हम क्या करते हैं, एक रिलेशन यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो ये है कि द नेट फोर्स बिकम्स जीरो एंड सो डज द एक्सेलरेशन। ठीक है, नेट फोर्स जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। द स्फीयर दैट इज रेन ड्रॉप देन डिसेंड्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि जो आपका रेन ड्रॉप है अब वो नीचे आता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। Thus in equilibrium this terminal velocity vt is given by। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी जो हम टर्म दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, वो वाली वेलोसिटी जो आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी है बन चुकी है रेन ड्रॉप की। और वो कब बनी है, जब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ड्रैग फोर्स प्लस बायंड फोर्स के सम के बराबर हो चुका है। तो उसके बाद जो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे रेन ड्रॉप आ रही है उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है हम कैसे निकालेंगे, ये लेफ्ट साइड में यहाँ पर इन्होंने लिखा है ये 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, ये हो गया। और चलो यहाँ पर इन्होंने क्लियर नहीं लिखा है, मैं इसको अलग से लिख देता हूं। तो हमने क्या लिखा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका किसके बराबर होगा, बायंड फोर्स प्लस आपका ड्रैग फोर्स के बराबर। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका किसके बराबर हो गया, एम इंटू जी के बराबर हो गया, जो इस पे लग रहा है। और बायंड फोर्स जो है वो आपका यहाँ पर, ये इसका फॉर्मूला जो दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज आपने ये भी करनी है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है, मास इंटू ग्रेविटेशन कर रहे हो या एम इंटू जी जो आप कर रहे हो, इसमें मास को भी आपने लिखना पड़ेगा। ठीक है, किस किस के टर्म्स में। मास आपको पता है क्या होता है, जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आप इस एम इंटू जी को आप और आगे भी लिख सकते हो, रो इंटू वी इंटू जी। ठीक है, उसके बाद इधर जो भी होगा, तो रो इंटू वी का मतलब ये है कि रो डेंसिटी हम किसकी मान रहे हैं, हम उस रेन ड्रॉप की मान रहे हैं, यानी कि पानी की मान रहे हैं।
तो और उसके बाद यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं? वॉल्यूम जो स्फीयर का होता है वो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो पाई 4/3 पाई आर क्यूब हो गया इंटू जी। तो ये जो होगा ये तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया। तो राइट साइड में आपका यही लिखा हुआ है 4/3 ए क्यूब। ए क्यूब क्या है? ए क्यूब आपका मतलब रेडियस का क्यूब है उसका, और इंटू जी हो गया। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक और है, दूसरा है आपका सिग्मा इंटू जी। ठीक है, तो ये जो सिग्मा इंटू जी है वो आपका यहाँ पर क्या होगा, ये आपका बायन्ड फोर्स होगा, सिग्मा इंटू जी। ठीक है, अब ये कैसे निकलता है ये जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लाइक आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह, तब देख लेंगे इसको। और उसके बाद यहाँ पर जो आपका ड्रैग फोर्स है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा? 6 पाई ईटा आर वी, इसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये करके निकालेंगे। तो हमने क्या करा फिर यहाँ पे, ये सिग्मा जी जो है हम इसको इधर की साइड ले जाएंगे, इधर। ठीक है, तो सिग्मा जी को जब हम इधर लेके जाएंगे तो एक सेकेंड, यहाँ पर भी क्या आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब आएगा मेरे हिसाब से, शायद 4/3, 4 पाई/3 ए क्यूब इंटू रो। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, ये जो आपका बायन्ड फोर्स यहाँ पर लग रहा है ना, ये बायन्ड फोर्स की मैं वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी। ठीक है, ये होगी मतलब, ये तो आपका क्या हो गया? मास हो गया। और ये भी जो बायन्ड फोर्स आपका लग रहा है ये आपका किसके अकॉर्डिंग है? जो सिग्मा है, सिग्मा बेसिकली क्या है? जो आपकी डेंसिटी है किसकी? फ्लूइड की, या एयर में जो रेन ड्रॉप आ रही है उसकी डेंसिटी है। तो 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी, ये जो लग रहा होगा ये वाला आपका बायन्ड फोर्स होगा। ठीक है, ये हमने कैसे निकाला है? बिकॉज बायन्ड फोर्स का बेसिकली मतलब वही होता है कि जो डिस्प्लेस कर रहा है अमाउंट ऑफ, मतलब जो मास या फिर वॉल्यूम जो डिस्प्लेस किया जा रहा है फ्लूइड का, किसकी वजह से? जो आपका रेन ड्रॉप फॉल कर रहा है उसकी वजह से। ठीक है, तो वो भी आपका एम इंटू जी से ये निकल जाएगा, मतलब कि इतना फोर्स जो है वो आपका फ्लूइड लगा रहा है उसके ऊपर। तो ये 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा, ये आपका क्या हो गया? मास हो गया। ये किसकी वैल्यू है? मास की वैल्यू, बिकॉज मास क्या हमारा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है। तो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम हो गया, और सिग्मा डेंसिटी किसकी हो गई? ये हमारी फ्लूइड की डेंसिटी हो गई, और जी जो है वो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। ठीक है, तो अब इसको मैं आपको सही से लिखकर दिखा देता हूं यहाँ पे। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी, ये थी 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इंटू रो इंटू जी। ठीक है, रो किसकी डेंसिटी है? ये आपकी वाटर की डेंसिटी है, या जो रेन ड्रॉप है उसकी, इज इक्वल टू ये जो बायन्ड फोर्स है ये क्या है आपका? 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी, प्लस ड्रैग फोर्स क्या है? 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 6 पाई ईटा आर वी को मैं लेफ्ट साइड लिख लेता हूँ। 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया, और इधर मेरे पास क्या बचेगा? 4/3 पाई आर क्यूब, ये कॉमन ले लिया मैंने इसमें से, 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे बचेगा रो माइनस सिग्मा। ठीक है, लेकिन ऊपर क्या आ रहा है? सिग्मा माइनस रो आ रहा है शायद, रो माइनस सिग्मा। ठीक है, तो ये हो गया रो माइनस सिग्मा, और ये जी भी इसमें कॉमन ही था इन दोनों में। तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड में वैल्यू मिल गई। तो 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा इंटू जी, जहां पे रो आपकी डेंसिटी किसकी है? रो जो डेंसिटी है वो आपकी यहाँ पर किसकी होगी? फ्लूइड की। ठीक है, तो ये लिखा है कि रो एंड सिग्मा आर मास डेंसिटीज ऑफ स्फीयर, यानी कि स्फीयर का मतलब जो रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप किसका बना है? वाटर का बना है, यानी कि जो आपका फ्लूइड उसमें फ्लो हो गया आ रहा है। एंड द फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब क्या है? कि एयर में, क्योंकि रेन ड्रॉप जो वो एयर में मूव कर रही है, तो सिग्मा आपकी एयर की डेंसिटी है, और रो किसकी है? वाटर की डेंसिटी है। तो हमने ये जो है इससे एक फॉर्मूला बना लिया, 4/3 पाई आर क्यूब ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा इंटू जी, ये आपका 6 पाई ईटा आर वी टी के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पर ए लिखा है, वो ए का मतलब रेडियस है, मैं आर मान रहा हूँ। ठीक है, और ये जो वी यहाँ पर रहेगा, वो वी कौन सा रहेगा? आपका टर्मिनल वेलोसिटी वाला वी रहेगा। तो यहां से इसको इन्होंने फर्दर सॉल्व करा, और वीटी की जो यहाँ पर वैल्यू मिल गई वो आपको मिल गई 2a² ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 9 ईटा। ठीक है, ये हम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें जो वेलोसिटी निकालनी है, ये वी टी वेलोसिटी अगर हमको यहाँ से निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? ये आपका 6 पाई जो है
6 पाई ईटा आर ये आपका नीचे आ जाएगा 1/6 पाई ईटा आर ये आ गया, और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब ब्रैकेट में रो, इसको हटा देता हूं मैं इधर से, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ये जब आप करोगे तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, एंड इसके बाद ये पाई से ये वाला पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इतना कैंसिल हो गया बस। तो वीटी की जो आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, ऊपर आपके पास क्या क्या बचा है, यहाँ पर एक तो 2 बचेगा, उसके बाद आर स्क्वायर बचा है, फिर ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा इंटू जी बचा है, और नीचे कितना आ जाएगा, 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया, और ये ईटा हो गया, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं इसको, 2r² 2r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 9 ईटा। तो ये जो है आपका फॉर्मूला है, ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, जहां पे ये जो रो है ये किसकी डेंसिटी है, ये आपकी वाटर की है यानी कि ड्रॉप या स्फेयर की, और ये किसकी है, फ्लूइड की यानी कि एयर की हो गई, ठीक है। और ईटा क्या हो गया, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड हो गया, ये क्या है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा। बताओ क्लियर है सभी को? Yes, sir. किसी को कोई Yes, sir. डाउट है इसमें? Yes. क्या? बोलो, कोई पूछ रहा है क्या कुछ? आ गया समझ? चलो ठीक है, अच्छी बात है, इसको नोट जरूर कर लेना वरना फिर बाद में भूल जाओगे कि आता कैसे है। बस सिंपल सा रिलेशन आपने यूज करना है, क्या, कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका ड्रैग फोर्स और बैंड फोर्स के बराबर होगा। ये कंडीशन जब लगा दोगे उस टाइम पे जो वेलोसिटी आपके पास बनती है उसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में, कि ये जो टर्मिनल वेलोसिटी वीटी है डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी कि रेडियस जितनी भी होगी स्फीयर की, यानी कि बूंद जितनी बड़ी होगी उतनी ज्यादा ये टर्मिनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। एंड इनवर्सली टू द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, यानी कि विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, उतनी कम इसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी, और विस्कोसिटी जितनी कम होगी उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। तो ये तो आसान सी बात है, ये तो आपको लॉजिकल भी समझ आ जाएगा कि भाई फ्लूइड अगर क्या होगा, ज्यादा गाढ़ा होगा, ज्यादा विस्कोसिटी वाला होगा, तो उसमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज अगर फ्लो करेगी तो वो धीरे धीरे फ्लो करेगी, और कोई भी अगर ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा होगा, आपका कम डेंसिटी का होगा या कम विस्कोसिटी का होगा, तो उसमें क्या है, जो मूवमेंट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो फास्टर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, the terminal velocity of a copper ball of radius 2 mm falling through a tank of oil at 20 degrees Celsius is 6.5 centimeter per second, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि आपके पास एक टैंक है एंड उस टैंक में ऑयल भरा हुआ है, और वो टेम्परेचर आपको क्या दिया, 20 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आगे जो कंडीशन दी है वो भी 20 डिग्री सेल्सियस की दी है, तो कभी भी आपको टेम्परेचर चेंज करके नहीं पूछेंगे। तो उसके बाद इसकी जो रेडियस आपको कॉपर बॉल की दी है, ठीक है, हमने क्या करा, टैंक लिया, टैंक में ऑयल भरा हुआ है, उसमें से कॉपर बॉल को हम फेंक रहे हैं या अंदर की तरफ भेज रहे हैं, तो उसकी जो रेडियस है वो 2 mm है, और इसकी जो वेलोसिटी है, किसकी, टर्मिनल वेलोसिटी जो है कॉपर बॉल की, वो कितनी, 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कंप्यूट द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल एट 20 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी आपको दी है यहाँ पे, ठीक है, किसकी, ऑयल की, यानी कि ये किसकी डेंसिटी हो गई, ये आपकी फ्लूइड की डेंसिटी हो गई, और डेंसिटी ऑफ कॉपर ये जो आपको दिया है ये किसकी डेंसिटी हो गई, ये आपकी स्फीयर की डेंसिटी हो गई। जैसे कि हमने रेन ड्रॉप की जो मानी थी वैसे यहाँ पर वो कॉपर की बन जाएगी, क्लियर है। तो रो जो हमने माना है रो, ठीक है,
यहाँ पर इस फॉर्मूला को प्लीज लिख लेना, बाद में मत कहना कि हमने लिखा नहीं था। तो रो जो है वो आपकी वाटर की है और सिग्मा जो है वो आपकी एयर की है। अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, बिकॉज फॉर्मूला अगर आप ऐसे याद कर रहे हो तो उसको आपने ऐसे ही याद करना होगा कि रो किसकी होगी और सिग्मा किसकी होगी। तो इसको कैसे याद कर सकते हो, जैसे रो जो होता है, ठीक है, रो, ये आप कैसे लिखते हो, RHO करके लिखते हो। और RHO इसको इसमें, और वाटर जो होता है, वाटर वाटर में आर आता है और इसमें भी आर आता है रो में। तो रो जो है किसकी डेंसिटी होगी, वाटर की होगी। और इसी तरीके से सिग्मा अगर आप देखोगे, ये होता है सिग्मा। सिग्मा को हम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं SIGMA। और अगर हम यहाँ पर एयर लिख रहे हैं तो एयर में देखो आई आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, सिग्मा में आई आ रहा है। तो आई आई दोनों में कॉमन है, तो सिग्मा किसकी हो गई, एयर की हो गई। तो ऐसे याद कर लो, सिग्मा एयर की है मतलब फ्लूइड की हो गई, और रो वाटर की है मतलब स्फीयर की हो गई या ऑब्जेक्ट की हो गई जो आपका फ्लो करके आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे करना है आपने। भाई ये अभी कौन आया, ये अंजलि, आपने लेट ज्वाइन किया है क्या? ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी वीटी ये रहा आपके पास। मीटर, ये आपके पास किस में था, सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लोगे, कैसे, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करके। और उसके बाद ये ए जो दिया है, बेसिकली हमने अपने फॉर्मूले में इसको आर माना, यानी कि रेडियस, रेडियस आपको कितनी दी है, 2 mm दी है, तो उसको मीटर में चेंज कर लोगे। जी की वैल्यू ये हो गई, और रो की वैल्यू ये हो गई। रो किसकी है, वाटर की। वाटर की हमारे केस में थी मतलब फ्लूइड की। फ्लूइड के यहाँ पर ऑयल की, ऑयल की डेंसिटी कितनी दी है, 1.5। ये क्या कर दिया इन्होंने, डेंसिटी ऑफ ऑयल इज, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गई क्या फॉर्मूला में? या तो इन्होंने ऐसे करा है, बिकॉज यहाँ पर अगर हम उस तरीके से अपना फॉर्मूला यूज करेंगे रो माइनस सिग्मा, तो वैल्यू जो है हमारी नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो हो सकता है इस वजह से इन्होंने रो को जो है 8.9 इंटू 10⁻³ यानी कि ये वाली जो रो की डेंसिटी है वो इन्होंने कॉपर की कंसिडर कर ली है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे तो रो हमारा वाटर का था, यानी कि स्फीयर का होगा। एक सेकेंड, रो, हाँ सही है, सही है, सही है, ठीक है। सॉरी, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था। तो रो जो है वो आपकी डेंसिटी किसकी थी, वाटर की। वाटर किस, वाटर से क्या बना था, स्फीयर बना था। यानी कि जिस चीज को आप ट्रेवल करवा रहे थे फ्लूइड के अंदर से, तो यहाँ पर आप किसको ट्रेवल करवा रहे हो, ऑयल के अंदर से कॉपर को करवा रहे हो, तो रो जो डेंसिटी है वो कॉपर की है, 8.9 इंटू 10⁻³। और उसी तरीके से सिग्मा क्या था हमारा, सिग्मा यानी कि SIGMA, यानी कि एयर, एयर यानी कि फ्लूइड की डेंसिटी। तो फ्लूइड की डेंसिटी ये हो गई, यानी कि ऑयल की जो डेंसिटी वो आपको ये दी है। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास ये फॉर्मूला, ईटा इज इक्वल टू 2π9। ठीक है, ये मतलब ये वाला आपने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ये वाला जो अभी हमने देखा था वीटी का, आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। इन्होंने बेसिकली क्या करा है, इस फॉर्मूला में ईटा को इधर ले गए और वीटी को इधर लिया है, फॉर्मूला बस इस तरीके से इन्होंने घुमा दिया। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग फॉर्मूला चेंज कर लिया, बिकॉज यहाँ पर हमें क्या निकालना था, ईटा की वैल्यू निकालनी है। तो बस आप फॉर्मूला लगा दोगे और आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ ये वाला न्यूमेरिकल, ऐसी टाइप के इजी से न्यूमेरिकल आते हैं इस फॉर्मूला के बेसिस पे। बताओ, क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ सब।
ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सरफेस टेंशन। तो किसी को पता है सरफेस टेंशन के बारे में थोड़ा बहुत भी? बोलो। नहीं पता? अच्छा, चलो ठीक है, सरफेस टेंशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया। जो बताओ। जो हमारे अंदर के मॉलिक्यूल्स से जो हमारे सरफेस पे जो टेंशन क्रिएट होता है, हम्म, ये इससे जैसे कोई वो मॉलिक्यूल है तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होते हम्म, सॉल्यूशन में, ठीक है। सरफेस पे आते, तो उससे टेंशन क्रिएट हो जाती है ठीक है, सरफेस पे। तो देखो आप अपनी स्क्रीन पर अभी ये दो डायग्राम देख रहे हो आपस में, ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, पहला वाला जो आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हो, ये आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि ये जो आपको ये बीच में सेंटर में मॉलिक्यूल दिख रहा है ना, ये सेंटर पे जो रेड कलर का मैंने ये मॉलिक्यूल बनाया है, सपोज ये वाटर का मॉलिक्यूल है। और ये एक ऐसा वाटर का मॉलिक्यूल है जो पानी के अंदर है, यानी कि सरफेस पर नहीं है, सरफेस के अंदर कहीं पर है। मान लो कि कोई हमारे पास बीकर है इस तरीके से, तो बीकर में मान लो पानी यहां तक इस लेवल तक ऊपर तक भरा हुआ है, एंड मैंने ये जो पहला वाला जो मैं मॉलिक्यूल आपको बता रहा हूं, मान लो मैंने यहां पर कंसीडर किया, ठीक है? और ये जो दूसरा वाला डायग्राम बना है, बी वाला जो डायग्राम बना हुआ है, उसमें जो आपको यहाँ पर मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये वाला जो मॉलिक्यूल दिख रहा है, ठीक है, अब मैंने इसको रेड कर दिया है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल दिख रहा है, मान लो ये सेम बीकर है, एंड इस सेम बीकर में मान लो पानी यहां तक भरा हुआ है। तो पानी अगर यहां तक भरा है, तो ये जो बी वाला मॉलिक्यूल है वो आपका यहाँ पर है, जो कि आपका ठीक सरफेस पे होगा। ठीक है, तो यही दोनों अलग अलग कंडीशन है जिससे हम सरफेस टेंशन को समझ सकते हैं। यानी कि सपोज हमारे पास एक बीकर है, एंड एक बीकर में अगर हम दो टाइप के मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल ठीक पानी के अंदर है, मतलब सरफेस के अंदर है, और दूसरा एक ऐसा मॉलिक्यूल जो ठीक सरफेस के ऊपर है। तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं? तो पहला वाला अगर आप मॉलिक्यूल यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो, एक दो टाइप के हमारे पास फोर्सेस होते हैं, एक बोलते हैं हम उसको कोहेसिव फोर्सेस, और एक होता है हमारा अडहेसिव फोर्सेस। ठीक है, या इसको कोहेसिव फोर्सेस किस वजह से होता है, प्रॉपर्टी ऑफ कोहेजन की वजह से होता है, और अडहेसिव प्रोसेस जो है, अडहेसिव जो आपका क्या बोलते हैं फोर्सेस होते हैं, वो प्रॉपर्टी ऑफ अडेशन की वजह से होते हैं। अब कोहेसिव फोर्सेस का मतलब होता है कि जो भी आपके मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के होते हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं, उसे हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। जैसे मान लो वाटर के मॉलिक्यूल है, अगर वाटर हमारे पास है, वाटर के अंदर एक मॉलिक्यूल अगर हमने लिया, तो उस मॉलिक्यूल के ऊपर जो बाकी अदर वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा रहे होंगे। तो ऐसे टाइप के फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। और वाटर मान लो ग्लास बीकर के अंदर है, ग्लास का बीकर है उसके अंदर है, तो ग्लास के जो मॉलिक्यूल है, यानी कि ग्लास का जो सरफेस है, उसके साथ जो मॉलिक्यूल होंगे वाटर के, तो उन दोनों के बीच में जो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यानी कि ग्लास के मॉलिक्यूल जो वाटर के मॉलिक्यूल्स को खींच रहे होंगे आपस में एक दूसरे को, तो उसे हम अडहेसिव फोर्सेस कहेंगे। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्सेस आपके सेम मॉलिक्यूल के बीच में होता है, अडहेसिव फोर्सेस आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, यानी कि डिफरेंट मैटर या डिफरेंट एटम्स के बीच में। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि पहला वाला जो हमने केस यहाँ पे कंसीडर किया, ये फर्स्ट केस, इसके अंदर मान लो हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या है, पानी के ठीक अंदर है, सरफेस के ठीक नीचे है, मतलब सरफेस पर नहीं है, सरफेस के अलावा वो नीचे कहीं पर भी हो सकता है। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी, तो इसके चारों तरफ, यानी कि ये पहला वाला जो आप केस देख रहे हो, इसके चारों तरफ ऐसे करके वाटर मॉलिक्यूल्स और भी होंगे, और वो वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहे होंगे, इसको अपनी तरफ खींच रहे होंगे इस तरीके से। और यही कंडीशन ये जूम इन करके इस वाले फिगर में आपको दिखा दी है कि ये बाकी ये सारे जो हैं क्या है, वाटर मॉलिक्यूल हैं, और बीच में हमने जिसको सेंटर पे हमने यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल कंसीडर किया, ये वाला। तो बाकी जो अदर मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहे हैं, इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कोहिजन, यानी कि कोहिजन फोर्सेस की वजह से। ठीक है, तो अब यहां पर होता क्या है, आप एक चीज यहां पर ये ऑब्जर्व करोगे कि यहां पर जो नेट फोर्स इस पे लग रहा होगा वो जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर मैंने ऐसे कोई मॉलिक्यूल माना, तो यहां पर ऊपर अगर कोई मॉलिक्यूल इसको खींच रहा है, तो नीचे भी इसको मॉलिक्यूल खींचने वाला होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जितना फोर्स ऊपर लग रहा होगा इसको खींचने के लिए, उतना ही नीचे लग रहा होगा, यानी कि नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। अब मान लो इधर से कोई मॉलिक्यूल यहां पर खींच रहा है, तो इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल होगा जो इसको इधर से खींच रहा होगा, फिर से यहां पर क्या हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया। ठीक है,
उसी तरीके से यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल इसको खींच रहा है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कोई ना कोई वाटर का मॉलिक्यूल होगा जो इसको इधर खींच रहा होगा, यानी कि इधर भी नेट फोर्स 0 हो गया। अब मान लो अगर मैं इधर कोई मॉलिक्यूल ले लेता हूं तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल होगा जो इसको इधर खींच रहा होगा, तो इस केस में भी क्या हो गया, नेट फोर्स 0 हो गया। तो ऐसे मान लो लाखों हजारों जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे किसी पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल के चारों तरफ, जिसको हम अपने अंडर ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो उसके तरफ जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे, वो ऐसा होगा कि कोई भी अगर एक वाटर मॉलिक्यूल इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा तो उसको कैंसिल करने के लिए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो पहला केस तो ये वाला हो सकता है। अब दूसरा केस क्या है कि मान लो आपका जो वाटर ऑफ आपका जो मॉलिक्यूल है लिक्विड का, वो आपका सरफेस के ऊपर है, यानी कि दूसरा वाला जो केस है ये सरफेस पे मान लिया। अब सरफेस पे अगर मैं मानता हूं तो सरफेस पे मान लो नीचे से ये मॉलिक्यूल खींच रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल खींच रहा है, मान लो नीचे से मॉलिक्यूल खींच रहा है, क्या आपको यहां पर कोई मॉलिक्यूल मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, सपोज एयर है, तो यहां पर आपको कोई मॉलिक्यूल मिला ही नहीं, ऊपर की तरफ आपको मॉलिक्यूल मिला ही नहीं। जैसे आपको किस केस में मिल रहा था, अगर वाटर मॉलिक्यूल वाटर के पूरा अंदर होता। ठीक है, इसी तरीके से मान लो ये इस तरीके का केस है कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, नीचे इसको खींच रहा है लेकिन इसको ऊपर कोई खींचने वाला नहीं है, इधर से इसको खींच रहा है लेकिन इधर कोई खींचने वाला नहीं है, इधर से इसको कोई खींच रहा है वाटर मॉलिक्यूल नीचे जो इसके है, लेकिन इधर से इसको कोई खींचने वाला नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ नेट फोर्सेस यहाँ क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, और इसको कैंसिल करने वाले जो फोर्स हैं ऊपर की तरफ अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि सरफेस पे अगर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल होगा तो सरफेस के नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल तो उसे खींच रहे होंगे, लेकिन सरफेस के ऊपर यानी कि खुद उसके ऊपर क्या होगा, एयर होगा या कोई भी और मीडियम हो सकता है, लेकिन वाटर नहीं होगा, जो कि यहाँ मतलब कोई और लिक्विड नहीं होगा, वो सेम लिक्विड नहीं होगा, जिस वजह से क्या होगा कि सेम फोर्सेस वहां पर नहीं मिल पाएंगे, इस वजह से ये फोर्स कैंसिल नहीं हो पाता, और इस वजह से क्या होता है, टेंशन आ जाता है। टेंशन का मतलब कि कोई इसको नीचे खींच रहा है पकड़ के, यानी कि कोई बंदा अगर पानी में डूब रहा है, आप उसकी टांगे पकड़ के उसको नीचे खींचने लग जाओगे, तो वो क्या करेगा, उसके लिए टेंशन क्रिएट करेगा, उसे ऐसे लगेगा कि भाई अगर ये मेरे को खींचता रहेगा ऐसे नीचे तो मैं डूब जाऊंगा। ठीक है, आया समझ थोड़ा थोड़ा? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, तो ये इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं, यानी कि सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पर जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स की वजह से फोर्सेस लग रहे हैं, उसकी वजह से जो टेंशन क्रिएट हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो इतना एक बार देख लो, और बाकी इससे पहले का कुछ ना समझ आया तो वो भी देख लेना, उसके बाद फिर ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे 8:30 से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे सरफेस टेंशन को, इसका जो पैराग्राफ दिया है, इसका जो थ्योरी दिया है, वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 8:30 पे सब लोग वापस आ जाना। ठीक है, प्लीज कोई गायब मत होना।